हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स का 2025 का पेपर। जो 2025 में मई जून में हुआ होगा वो पेपर हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस पेपर में क्या कुछ होने वाला है, पूरा पेपर का आइडिया भी लग जाएगा, किस चैप्टर से किस तरीके से पूछता है। पहला क्वेश्चन हमेशा ट्रू एंड फॉल्स का होता है, क्या क्या आइडियाज़ हैं ये आपको लग जाएगा। इसलिए फुल पेपर करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में जाने से पहले फुल पेपर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा है तो पेपर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इकोनोमेट्रिक्स अगर आपने पढ़ा भी है, प्रैक्टिस भी है तब तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन सिर्फ एक राउंड पढ़ा है तो फिर आपको भूली बिसरी यादें, मतलब हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा फीलिंग आता रहेगा। और अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ये बिल्कुल आपके लिए चाइनीज़ लैंग्वेज जैसा होगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो मेरा सजेशन यही होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा कि कम से कम आप हमारा क्रैश कोर्स ले लो और वहाँ से पढ़ लोगे तो आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, तो फिर आप पेपर ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो सिर्फ क्रैश कोर्स लेने से भी आप मोर देन पासिंग मार्क्स, क्योंकि सभी बच्चे वेल क्वालिफाइड, और DU में एडमिशन मिला तो कोई ऐसे ही थोड़ी मिला होगा। तो इतनी तो अब आपकी 4th सेम में बन चुकी है लेवल कि आप बैठ करके आराम से एक साथ 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। अगर आपने पढ़ लिया है तो चलो पेपर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेपर कैसा होने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सब कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो ये रहा आपका पेपर। पेपर में देखो सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये तो सभी बच्चों को मिलेगा अपना अलग अलग यूनिक पेपर कोड। नेम ऑफ द पेपर इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स आपको दिख रहा है। उसके बाद से नेम ऑफ द कोर्स NEP सेमेस्टर 4th। ड्यूरेशन 3 आवर्स, 3 घंटे मिलते हैं आपको, और पूरे मार्क्स होंगे 90। ये मुझे ओरिजिनल पेपर मिल गया ढूंढने से, तो इसमें मिसप्रिंट होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन। अगर पहले से इंस्ट्रक्शन देख करके जाते हो तो वहाँ टाइम बचता है, तो अच्छा इंस्ट्रक्शन हम लोग यहीं देख लेते हैं। तो टॉप ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, उस पर आपको रोल नंबर लिखना है। जैसे यहाँ बच्चे ने नहीं लिखा लेकिन आपको लिखना चाहिए। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। यूज ऑफ सिंपल नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इज अलाउड, मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं अलाउड है बच्चे, आपको सिर्फ सिंपल वाला ही लेकर के जाना है। और जो भी स्टैटिस्टिकल टेबल्स यूज होने वाले हैं, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टेबल्स है, मैंने आपको सबका PDF भी दिया हुआ और आपने उन सबका प्रिंट आउट भी निकाला था। Z होता है, T होता है, F होता है, काई स्क्वायर होता है, 1 टेल 2 टेल, ये सारे जितने भी होते हैं, F होता है। तो ये 5-6 जो टेबल हैं ये सब आपको दिया रहेगा। पीछे में अटैच करके ही मोटा सा बुकलेट टाइप का क्वेश्चन मिलता है, तो सारे टेबल्स पीछे में दिए होते हैं। आपको कोई भी टेबल घर से ले जाने की जरूरत नहीं है, और हर बच्चे के क्वेश्चन पेपर में टेबल अटैच होगा। इसलिए ये वो नहीं है कि जूनियर क्लासेस में जैसे पूरे क्लासरूम में 1-2 लॉग टेबल है, मैम इस बच्चे से उस बच्चे तक ले जा रही हैं, वो जो स्कूल्स में होता था वैसा नहीं है। सारे टेबल आपको पेपर में अटैच ही मिलेंगे, आपका अपना ही टेबल होगा, तो कोई ले जाने की जरूरत नहीं है। All intermediate calculations should be rounded off to 4 decimal places. Intermediate calculation मतलब जब तक फाइनल आंसर नहीं आ रहा है तब तक बीच में जितने भी कैलकुलेशंस हैं सब में आपको 4 places of decimal तक डालना है। मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेना ही लेना, और फाइनल आंसर फिर डेसिमल के 2 डिजिट तक आप लिख सकते हो। उससे क्या होगा ना कि बिल्कुल एक्यूरेसी आएगा। हर टीचर के हाथ में जो एग्जामिनर होता है ना, जो आपका पेपर चेक करता है, उसके पास सॉल्यूशन होता है। तो इकोनोमेट्रिक्स में बहुत सारी वैल्यूज़ की जरूरत पड़ती है, आपको पता ही है। तो अगर आपने सबको पहले ही से 2-2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना शुरू कर दिया ना, तो आपकी एक भी वैल्यू मैच नहीं करने वाली, तो आपको स्टेप मार्किंग भी देने में टीचर को परेशानी हो जाएगी। टीचर कैसे देगा स्टेप मार्किंग? उसके कैलकुलेशन से आपका कैलकुलेशन मैच एग्जैक्टली करे, उसके लिए आपको बीच में जितने भी होंगे ना इंटरमीडिएट कैलकुलेशन बिफोर द फाइनल आंसर, तो वो 4 प्लेसेस तक होना चाहिए, और फाइनल आंसर में फिर आप 2 प्लेसेस तक रख सकते हो। अब है PTO। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 2। द वैल्यूज प्रोवाइडेड इन स्टैटिस्टिकल टेबल्स शुड नॉट बी राउंडेड ऑफ। आपको राउंड ऑफ नहीं करना। स्टैटिस्टिकल टेबल्स में वैल्यूज कितने प्लेसेस तक होती है सबको पता है, सबने यूज किया हुआ टेबल्स, तो 4 प्लेसेस तक होती है। तो उसको आप राउंड ऑफ करके 2 प्लेसेस मत लिखना, पूरा 4 प्लेसेस तक का ही लिखना है। ऑल रेलिवेंट टेबल्स आर अटैच्ड टू द पेपर। जितने भी टेबल की जरूरत है वो सारा पेपर में ऑलरेडी अटैच किया हुआ है। ऑल फाइनल कैलकुलेशन शुड बी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जो मैंने कहा था कि फाइनल जो भी कैलकुलेशन होगा फिर उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक करके आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। 1 जो होता है वो ट्रू फॉल्स होता है, वो पूरे इकोनोमेट्रिक्स के पूरे सिलेबस से होता है।
पूरे सिलेबस से होता है, मतलब आप किस चैप्टर से आएगा ये कोई नहीं कह सकता, पूरे सिलेबस से होता है। तो वो पूरे सिलेबस से होता है फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए कंपलसरी दिया हुआ है। एंड अटेम्प्ट एनी 4 फ्रॉम द रिमेनिंग 6 क्वेश्चन, मतलब जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन उसमें से 4 आपको करने हैं, तो 2 क्वेश्चन एक्सटर्नल चॉइस में छोड़ने का आपको मौका मिलता है, मतलब 6 में से कोई 4 करने हैं। बहुत बड़ा मौका है ये, बहुत बड़ा ऑप्शन है। इसके बेसिस पे आप अपनी कुछ पॉलिसीज भी बना सकते हो कि कुछ चैप्टर अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो। हम बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, पहले कौन कौन से चैप्टर पे कर लेना चाहिए वो बताएंगे, उसके बाद से पेपर स्टार्ट करेंगे। आंसर मे बी रिटन इधर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी, मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम में सेमेस्टर 3 तक के पेपर दिए हुए हो, इस बार आपका मन हो रहा है हिंदी मीडियम में देने का, वैसा तो कोई करेगा नहीं, रिस्क लेगा नहीं। अगर आपका मन कर रहा है तो आप हिंदी मीडियम में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन फिर एक ही मीडियम में रखना। अब ये नहीं कि मैंने तो फॉर्म में नहीं भरा था हिंदी मीडियम, अब हिंदी मीडियम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। वो एट द टाइम ऑफ पेपर देते समय भी आप मीडियम चूज कर सकते हो। पहले अगर आपने इंग्लिश मीडियम भरा हुआ है फॉर्म भरते समय, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय, लेकिन अभी पेपर में अगर आपका हिंदी मीडियम मन करा तो आप हिंदी मीडियम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिर अब ओरिजिनल पेपर है तो इसमें हिंदी भी मिलेगा आपको साथ साथ, तो वही सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, लेकिन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा पेज नंबर 3 पे। हाँ जी बच्चे, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता दें कि पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना इस तरीके से है कि पहले आपको 7, 8, 9, 10, जिन बच्चों ने पूरा इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ा है उनको ज़्यादा समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो 7, 8, 9, 10 का रिस्क भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमेट्रिक्स में क्या है कि आप 2 पढ़ोगे तभी 3, 3 पढ़ोगे तभी 4, हर चैप्टर जो है वो पुराने नॉलेज को कैरी करता है। तो 7, 8, 9, 10 अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपकी थियोरी कवर अप हो जाती है। थियोरी में आपको पता है ये सारे प्रॉब्लम ऑफ CLRM से एसोसिएटेड चैप्टर्स हैं, तो हर एक रूल वायलेट होता है उसके लिए एक नया चैप्टर आ जाता है। तो 7 में है हमारा स्पेसिफिकेशन वाला एरर है, 8 में क्या है मल्टी कोलिनियरिटी है, 9 में क्या हेटेरोसिडास्टिसिटी है, 10 में क्या ऑटो कोरिलेशन है। इन सब से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब में थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो जो बनता है वो क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है, जैसे प्रॉब्लम क्या होता है, प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, इनकी रेमेडीज क्या होती है, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये 4 तो कॉमन है हर जगह थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो हर चैप्टर में 4-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, और कुछ क्वेश्चन में टेस्ट वगैरह भी हैं। जैसे 10 में डर्बिन टेस्ट है तो वो तो देना ही देना है एक क्वेश्चन, 9 में हेटेरोसिडास्टिसिटी का भी कोई ना कोई टेस्ट लगाना ही होगा। तो इस तरीके से आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप अपना पूरा तैयार कर लें इन 4 चैप्टर से। फिर 2, 3, 4 से एक यूनिट बनता है, फिर 5 और 6 से लगभग एक यूनिट बना देते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें 4 का भी डाल देते हैं। तो पहले मेरे ख्याल से 7, 8, 9, 10 का करके बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ कि भाई मेरा थियरी तो हो गया। 2, 3, 4 की इजी कैलकुलेशंस होते हैं, 5, 6 में थोड़े से आपको फंसाने के चांसेस हो जाते हैं। 6 में अगर डमी वेरिएबल आपने अच्छे से नहीं प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप फंस सकते हो क्वेश्चन में। तो उसके बाद से आपको फर्स्ट ये करना चाहिए, सेकेंड ये करना चाहिए और थर्ड ये करना चाहिए। अगर छूट गया 5, 6 तो कोई बात नहीं, छूट गया तो छूट गया। ठीक है और जिन लोगों ने 7, 8, 9, 10 नहीं पढ़ा है उनके लिए बता रहे हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है 7, 8, 9, 10 पढ़ने की, तो भी आप पास कर सकते हो। आप सिर्फ 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ लो। इससे क्या होगा कि आप सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लोगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इनसे, तो आप कर लोगे तो पास तो कर सकते हो। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और बहुत कम टाइम है तो वो 7, 8, 9, 10 भी छोड़ सकते हैं। तो आपका 60% तक आ जाएगा पेपर में, 60% आ जाएगा तो बहुत है पास करने के लिए। तो ठीक है, समझ में आ गया। जिन बच्चों ने पढ़ा है इकोनॉमेट्रिक्स अच्छे से वो पहले 7, 8, 9, 10 को पूरा क्लियर कर लें, फिर ये करें, फिर ये करें। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पहले फर्स्ट ये करें, सेकंड ये करें, और टाइम बचेगा तो फिर ये करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उनको टाइम नहीं मिलेगा तो खाली ये दोनों करके जाएं। ठीक है, तो अब हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या, और अगर कुछ पूछना होगा तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलो पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर में पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है बच्चे, तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही जूम कर दिया है और पेपर भी थोड़ा वैसा ही है, PDF डला हुआ है, थोड़ा सा ब्लर्ड इमेज है, लेकिन पेपर सही है। जो 10 ईयर आप मार्केट से खरीदते हो उसमें बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट होता है। इन सिंपल रिग्रेशन मॉडल कितने हैं ट्रू फॉल्स में, तो 2 तो इस पेज पे हैं और नेक्स्ट पेज पे होंगे। टोटल आपके ट्रू फॉल्स आते हैं 3, 4, 5, 6 ट्रू फॉल्स आते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं।
फर्स्ट में, इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स आर स्क्वायर वैल्यू इज इनवेरिएंट टू चेंज इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक स्टेटमेंट दे दिया, अब हमें डिसाइड करना कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। इनवेरिएंट मतलब आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो किलोमीटर को मीटर में करो, या डॉलर में करो, या रुपीज़ में करो, या 1000 रुपीज़ में करो, या लैक्स में करो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये इनका कहना है। अब हम लोग देखें कि क्या ये सही कह रहे हैं। तो देखो ज़रा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, आर स्क्वायर, यहाँ पे जगह मैंने छोड़ दिया, बाद में हम लोग डिसाइड करके इसमें डालेंगे कि क्या ट्रू है या फॉल्स है। आर स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ESS/TSS, पढ़ा हुआ है चैप्टर 4 में। या फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिखते हैं B2 स्क्वायर समेशन स्मॉल xi स्क्वायर बाई समेशन स्मॉल yi स्क्वायर। अब जैसा आप स्केलिंग इफेक्ट लोगे, अगर 1000 से डिवाइड करते हो x को और y को, तो दोनों को सेम से डिवाइड करोगे तो कैंसिल द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये ट्रू है। ये क्या है बताओ? ट्रू है। सो स्केलिंग इफेक्ट विल बी कैंसिल्ड, क्योंकि आर स्क्वायर में कभी कोई यूनिट सुना है आपने? नहीं, 0 पॉइंट समथिंग सुना है। तो विल बी कैंसिल्ड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये आपको लिखना है लैंग्वेज, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। B2 तो खैर कांस्टेंट ही होता है, इसका तो कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट से लेना ही देना नहीं है। और xi और yi में अगर सेम स्केलिंग इफेक्ट करते हैं दोनों पे, जैसे दोनों को डबल कर दिया है, दोनों को 1000 से डिवाइड कर दिया, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तब तो ये आर स्क्वायर क्या होगा? ट्रू हो जाएगा, इनवेरिएंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता स्केलिंग से। चेंज इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट है, इन a multiple regression model, yt is equal to beta 1 minus beta 2 x2 minus beta 3 x3i minus ui, testing a joint restriction h naught beta 2 is equal to beta 3 is equal to 0 is the same as testing for h naught beta 2 is equal to 0 and h naught beta 3 is equal to 0। दोनों सेम कैसे है बच्चे? जॉइंट में तो एक ही साथ लिखा जाता है ना। ये जो पहला स्टेटमेंट है ये तो जॉइंट का बन रहा है, नल हाइपोथेसिस, लेकिन ये तो टी टेस्ट का बन रहा है ना, इंडिविजुअल टेस्टिंग अलग अलग कर रहे हैं। तो दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो आप लिखोगे सेकंड में, 1 के सेकंड में फॉल्स, आप लिखोगे एक लैंग्वेज कि वी यूज जॉइंट हाइपोथेसिस आर स्क्वायर टेस्ट फॉर एफ टेस्ट, और दूसरा जो है वो इंडिविजुअल टी टेस्ट में यूज करते हैं। समझ में आ गया? तो ये आप अपना खुद लिख लेना। थर्ड पे आते हैं, देखते हैं थर्ड पे। पहला वाला जॉइंट है, दूसरा वाला इंडिविजुअल है, दूसरे वाले को टी टेस्टिंग में यूज करेंगे। थर्ड इस पेज पे नहीं है, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, पेज नंबर 4। इन द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिडास्टिसिटी, चैप्टर 9 को टच कर दिया इन्होंने। द यूजुअल OLS मेथड ऑलवेज ओवर एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर्स। क्या हेट्रोसिडास्टिसिटी में हमेशा ओवर एस्टिमेशन ही होता है? तो बच्चे ये गलत है, कभी कभी अंडर एस्टिमेशन भी हो जाता है। ओवर एस्टिमेशन मतलब ट्रू वैल्यू से क्या हमेशा ज़्यादा आता है? तो बायस्ड तो हमने सुना है, लेकिन हमेशा ओवर एस्टिमेट ही होगा, ये तो किसी ने नहीं सुना चैप्टर 9 में। तो ओवर एस्टिमेट ही होगा, ये तो आपको पढ़ाया भी नहीं गया। तो दिमाग लगाना कि OLS एस्टिमेटर्स आर बायस्ड इन नेचर। बायस्ड का मतलब कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स, ओवर एस्टिमेट नहीं होगा, हमेशा बायस्ड है, इसलिए अंडर एस्टिमेट भी हो सकता है। तो फॉल्स एज बायस्ड। सो अभी हम शॉर्टकट में लिखना, पूरा लैंग्वेज लिखना। सिंस OLS एस्टिमेटर्स आर बायस्ड इन द केस ऑफ हेट्रोसिडास्टिसिटी, सो इट मे बी अंडर एस्टिमेट और इट मे बी ओवर एस्टिमेट। सो अंडर एस्टिमेट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैंने तो शॉर्टकट में लिख दिया, पूरा लिखना। फोर्थ में है इन अ बाइवेरिएट रिग्रेशन। बाइवेरिएट रिग्रेशन मीन्स ओनली x एंड y, द f स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू दी। अच्छा, बाइवेरिएट रिग्रेशन मतलब एक ही चीज की दो है, मतलब x1 x2 उस पे y डिपेंड कर रहा है। f स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू द t स्टैटिस्टिक फॉर द स्लोप कोफिशिएंट। तो ये गलत है, आपको पढ़ाया गया होगा बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स में। तो f स्टैटिस्टिक जो है वो t के बराबर नहीं होता है, t के स्क्वायर के बराबर होता है।
टी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एफ जो है अप्रोक्सीमेट, एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो फॉल्स। एफ इज नॉट इक्वल टू टी, बट एफ टी को अगर स्क्वायर कर देते हैं वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने लगता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये रहा लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x2 x3, y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। एज्यूम दैट दी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा 2 इज, चलो इन्होंने कॉन्फिडेंस इंटरवल भी दे दिया 95% वाला। देयरफॉर बीटा 2 इज स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम 1 एट अ 5% सिग्निफिकेंस लेवल। बीटा 2 जरा देखना, बीटा 2 कितना दिया हुआ है, डिफरेंट फ्रॉम 1। अच्छा, इनका इंटरवल जो है ना वो -0.2 से लेकर के 0.8 तक ही खत्म हो जा रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टार्ट हो रहा है -0.2 से और खत्म हो जा रहा है 0.8 समथिंग तक। 1 तो टच भी नहीं कर पा रहा, 1 को क्रॉस भी नहीं कर पा रहा, तो 1 इस इंटरवल में लाई करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए हम बीटा 2 को स्टैटिस्टिकली, क्योंकि सिंस बीटा 2 is equal to 1 does not belong to this confidence interval, 95% confidence interval, so beta 2 is statistically different from 1। ये भी एक तरीका होता है चेक करने का। कॉन्फिडेंस इंटरवल को भी हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज कर सकते हैं। तो कोई वैल्यू अगर इस इंटरवल में लाइक कर जाता तो फिर हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेकिन जब 1 तो बहुत दूर है इंटरवल से, आउटसाइड इंटरवल है, तो उसका तो होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। समझ में आ गई बात? क्यों ऐसा हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि 1 जो है, एज 1 इज आउटसाइड द इंटरवल, आउटसाइड द इंटरवल कुछ था ना ऐसे -0.2 समथिंग से लेकर के 0.8 समथिंग तक था, तो इसलिए ये हो गया फॉल्स या ट्रू। क्या स्टेटमेंट था एक बार जरा मुझे देखने दो। डिफरेंट फ्रॉम 1, तो सही बात है, डिफरेंट होगा ही 1 से, 1 थोड़ी आ पाएगा, 1 तक जा ही नहीं पाएगा, तो ये तो ट्रू हो गया भाई, 1 तक नहीं जा पाएगा। वो रहेगा तो -0.2 से, ये रहा 0, -0.2, 1 यहाँ है, लेकिन हमारा इंटरवल यहीं से यहीं तक है, तो इसी के अंदर आएगा, 1 तक नहीं जाएगा। ठीक है। 6th, मुझे कई बार बातें बोलनी पड़ी क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे। अ सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट, 6th पढ़ रहे हैं। सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 0.95 बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोथ इंक्लूडेड इन द रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, मतलब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x2 एंड x3, उन दोनों को रिग्रेशन मॉडल में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। कॉजेज OLS एस्टिमेटर टू बी बायस्ड, वो OLS एस्टिमेटर को क्या करता है, बायस कर देता है। भाई कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्या इसमें मीनिंग है? हाई कोरिलेशन कोफिशिएंट से क्या बायस हो सकता है? नहीं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मल्टीपल कोरिलेशन, मतलब चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है चैप्टर 8 में, बताओ मुझे। चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है, इसलिए उसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ, फॉल्स लिखेंगे, अभी बता रहे हैं। क्योंकि हाई मल्टी कोलिनियरिटी अमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल डज नॉट डिस्ट्रॉय द मिनिमम वेरिएंस प्रॉपर्टी। अगर x2 और x3 के बीच में है तो उससे मिनिमम वेरिएंस का प्रॉपर्टी का कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी OLS एस्टिमेटर क्या होंगे, ब्लू होंगे। तो आप एक लाइन लिख लो, एज हाई मल्टी कोलिनियरिटी अमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स does not destroy the minimum variance property of OLS estimators. So OLS estimators are still blue. Blue means best linear unbiased estimator. ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब रह गए 6 क्वेश्चन, तो उसमें से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो सारा क्वेश्चन करेंगे ना यहाँ पेपर का। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना, अ रिसर्चर ऑब्टेन द फॉलोइंग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स फॉर अ फर्म्स स्टॉक प्राइस यूजिंग मंथली डेटा फ्रॉम 2000 M1 टू 2000 M12। मतलब ये मंथली डेटा होगा, मेरे ख्याल से M1 से M12 तक लिया हुआ है। 2000 से 2009 के सारे महीने लिए हैं शायद, तो कितना हो गया, 9 मंथ है और 9 ईयर्स है, 2000 नहीं 10 ईयर्स है। 2000 का भी डेटा लिया है और 2009 का भी डेटा लिया है, तो 2001 से 2009 तक 9 ईयर्स हो जाता है। 2000 का भी डेटा इंक्लूड करोगे तो 10 ईयर्स हो गए।
और सब में है 12 महीने, तो टोटल हो गए 12 इंटू 10 120 हो गए शायद। ऑल, अब बगल में है पेज, ऑल वेरिएबल्स इन लॉगरिथम द फॉलोइंग रिग्रेशन वाज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ln st इज इक्वल टू दिस दिस दिस, ln pt, ln yt, ln rt, और सब का कन्फिग्रेशन दिया हुआ है कि ये सारे वेरिएबल्स क्या क्या हैं। तो pt yt rt, ये st क्या है, स्टॉक प्राइस, देख रहे हो स्टॉक प्राइस का लॉग फॉर्म है और सब अपने लॉग फॉर्म में है। ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने मल्टीपल लॉग लीनियर मॉडल भी पढ़ा हुआ है। इसमें फ़ायदा क्या होता है लॉग लीनियर मॉडल में, कि जो कोफिशिएंट होता है वही इलास्टिसिटी हो जाता है। इस बात का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है और इसको जरूर ये यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। तो एस टी इज स्टॉक प्राइस, स्टॉक प्राइस को किया है प्रॉफिट पे, आउटपुट पे, वाई टी इज आउटपुट इन द इकोनॉमी, आर टी इज एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, रिसर्च पे इसलिए आर टी लगा दिया एंड डेवलपमेंट, एम टी इज एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग, फिगर्स इन पैरेंथेसिस आर स्टैंडर्ड एरर, जो पैरेंथेसिस में फिगर है ये सब स्टैंडर्ड एरर है, सबके सामने लिख दिया हुआ है, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड एरर है। RSS इज द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, ये सब हम लोग को पता है, इस टाइप का रिपोर्टिंग हम लोग काफ़ी कर चुके हैं क्लास में, तो कोई नया चीज़ नहीं आ रहा है हमारे सामने में। ठीक है, वी आर फैमिलियर विथ ऑल दिस टाइप ऑफ वैल्यूज़। एफ की वैल्यू भी दी हुई है, कहाँ गया, जस्ट अ मिनट, एफ की वैल्यू भी दी हुई है, क्या हो जा रहा है इसको, एफ की वैल्यू भी दी हुई है, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहला पार्ट है इंटरप्रेट द पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द अबव रिग्रेशन एंड टेस्ट देयर जॉइंट सिग्निफिकेंस एट अल्फा इज इक्वल टू 5%। जॉइंट सिग्निफिकेंस चेक करना है बच्चे, तो एफ टेस्ट लगाएंगे, इसीलिए एफ दिया हुआ है। और इंटरप्रेट करना है तो सबको अलग 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 इंटरप्रेट करना पड़ेगा, जितने कोफिशिएंट है उतनी लाइन यूज होगी। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन करते हैं सबसे पहले, उसके बाद से जॉइंट हाइपोथेसिस करेंगे। तो पहले आप मॉडल को देख लो और अपने नोटबुक में लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो चलो मॉडल को लिख लिया, अब आते हैं अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में मॉडल है ln st इज इक्वल टू 0.87 माइनस 0. अब आप लोग रेडी हो जाए, आप लोगों को जवाब देना है। ln pt प्लस 0.65 ln yt प्लस 0.34 ln rt माइनस 0.32 ln mt। सबका स्टैंडर्ड एरर भी दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, वो सब उतना नहीं लिख रहे हैं, इंटरप्रिटेशन की लिखने की जरूरत थी तो वो मैंने लिख दिया। इंटरप्रिटेशन में ये है बीटा नॉट, ये क्या है बताओ, बीटा नॉट। तो 0.87 को आप क्या एक्सप्लेन करोगे, इसको एक्सप्लेन करोगे कि जब ln pt 0 है यानी pt इज 1, ध्यान से सुनना, pt इज 1, yt इज 1, सबको 1 1 कर दो क्योंकि ln 1 होता है 0, mt इज 1, सारे 1 हैं। सो व्हेन pt, व्हाट वाज pt, प्राइस समथिंग ना, pt was profit, अच्छा profit is 1, YT output in the economy is 1, expenditure on research is 1 unit and expenditure on market is 1 unit। ऐसे आप पूरा लिखोगे, पूरा लिखना है आपको। When PT is equal to YT, हम तो अभी ऐसे लिख दे रहे हैं लेकिन आपको पूरा लिखना है, जो भी लैंग्वेज यूज किया गया, is equal to 1, then ln ST is equal to 0.87, बाकी सब तो 0 हो गया, तो एस टी इज इक्वल टू क्या आ गया, e टू द पावर 0.87। तो लिखेंगे कि व्हेन ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर यूनिट, यानी कि 1 है, उस केस में भी ये एस टी क्या था, स्टॉक प्राइस था शायद, तो स्टॉक प्राइस इज e टू द पावर 0.87। समझ में आ गई बात। अब दूसरा इंटरप्रिटेशन माइनस 0.54, ये जो है, ये मैंने आपको बताया था कि ये सब लॉग फॉर्म में है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी हो जाता है। इलास्टिसिटी किसका है, इट इज इलास्टिसिटी ऑफ स्टॉक प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू पीटी, पीटी इज प्रॉफिट ना, तो हम बोलेंगे कि दिस इज माइनस 0.54। तो आप इसको लैंग्वेज में लिखोगे, इफ पीटी इंक्रीजेज बाय 1%, वॉट एवर पीटी इज, आपको पूरा लैंग्वेज लिखना है, प्रॉफिट इंक्रीजेज बाय 1%, देन स्टॉक प्राइस
देन स्टॉक प्राइस डिक्रीजेज, क्योंकि नेगेटिव है, डिक्रीजेज बाय 0.54%। वैसे ही आपको इसके लिए लिखना है कि जब YT 1 से बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस जो है वो 0.65 से क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन मेरे पास है तो क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद से 0.34 को भी आप कह सकते हो, जैसे RT जो भी था, RT किसके लिए यूज हो रहा था, RT वॉज फॉर एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो RT अगर हमारा 1% से बढ़ेगा, अगर एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर हम 1% से बढ़ाते हैं तो हमारा स्टॉक प्राइस जो है वो 0.34% से बढ़ जाएगा। इलास्टिसिटी का मतलब यही है। फिर मार्केटिंग पे अगर हम 1% बढ़ाते हैं तो स्टॉक प्राइस हमारा 0.32 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इंटरप्रिटेशन तो हो गया। अब है जॉइंट हाइपोथेसिस। तो फॉर जॉइंट हाइपोथेसिस, जॉइंट हाइपोथेसिस के लिए बच्चे हम लोग H0 मानेंगे, β1 इज इक्वल टू β2 इज इक्वल टू β3 इज इक्वल टू β4। तो जॉइंट हाइपोथेसिस में सबको मानना पड़ेगा 0। ऑल स्लोप कोफिशिएंट्स को हम लोग मान लेंगे 0। ऑल स्लोप कोफिशिएंट्स आर जॉइंटली 0। ये भी आपने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है। HA में, अब HA में तो बहुत सारे सिचुएशन बनेंगे कि कोई एक नॉन जीरो हो, कोई दो नॉन जीरो हो, कोई तीन नॉन जीरो हो, कोई चार नॉन जीरो। तो इससे बचने के लिए हम लोग लिख देते हैं एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो। एटलीस्ट वन कोफिशिएंट, अगर एक भी कोफिशिएंट नॉन जीरो हो गया तो फिर हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत हो जाएगा। वन कोफिशिएंट इज नॉट जीरो। F गिवन है बच्चे, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। F गिवन कहाँ है आप कहोगे मैम, तो ये देखो F गिवन है, दिख रहा है आपको 14.91, ये रहा 14.91 दिख गया। F गिवन है मॉडल का, तो F गिवन इज 14.91। अब हम लोग निकालेंगे क्रिटिकल F, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपको n पता होना चाहिए। n मैंने बताया था 10 ईयर्स है और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 120 होता है। और हमारे पास कोफिशिएंट कितने हैं, 5 है ना शायद, देखो तो 1 2 3 4 5, 5 है। इंटरसेप्ट को भी मिला लेते हैं तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया 120 माइनस 5 इज इक्वल टू 115। और अल्फा गिवन है, नहीं गिवन है तो स्टैंडर्ड तो हमारा 0.05 फिक्स है। अब F देखेंगे टेबल में, तो F देखते हैं तो न्यू वन F जब भी देखते हैं तो न्यू वन और न्यू टू और अल्फा, इस तीनों के लिए देखते हैं। तो न्यू वन कितना है, न्यू वन हो जाता है नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, जो कि हो जाएगा 4। न्यू टू कितना है, क्योंकि एक तो इंटरसेप्ट है ना तो उसको हटा देते हैं। न्यू टू कितना है, तो 115, ठीक है। न्यूमरेटर का है 4 और नीचे का है 115। अब इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा बताओ। वो आपको याद होगा k-1 न्यूमरेटर का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाता है और n-k जो है वो डिनोमिनेटर का, याद है ना, ये हो जाता है k-1 और ये हो जाता है n-k। चैप्टर 4 में पढ़ाया हुआ है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं हम लोग। तो इसको जब टेबल से देखोगे तो टेबल से ये वैल्यू आ जाएगी 2.45। F टेबल अलग ही होगा, 0.05 उस पर लिखा होगा, आप F टेबल में देखोगे। फिर यहाँ पे न्यू वन होता है, यहाँ न्यू टू होता है, और F अल्फा तो हमें पता ही है, उसके सामने वैल्यू मिल जाती है। कभी कभी पुराने F टेबल में यहाँ पे इस तरीके से होता था, अलग अलग अल्फा पे, तब हम लोग देखते थे, लेकिन अब तो खैर सब आसानी होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2.45। तो क्रिटिकल वैल्यू आ गई 2.45। दिस इज 2.45। हमारा F कितना है, वेरी बिग वैल्यू। तो ये रिजेक्शन रीजन में लाई कर जा रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। 14.91 लाइज इन रिजेक्शन रीजन, सो H0 इज रिजेक्टेड। अब H0 रिजेक्ट है, H0 में हमने माना था कि सारे स्लोप कोफिशिएंट साइमल्टेनियसली 0 होंगे, सो ऑल कोफिशिएंट्स आर नॉट इक्वल टू 0। सो मॉडल इज, जब सारे 0 नहीं है तो मॉडल को तो रहना पड़ेगा, वेरिएबल्स को रहना पड़ेगा। सो मॉडल इज जॉइंटली सिग्निफिकेंट।
मॉडल जो है वो जॉइंटली सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द इलास्टिसिटी ऑफ स्टॉक प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज यूनिट इलास्टिक। अच्छा, आउटपुट वाला यूनिट इलास्टिक है या नहीं, वर्सेस इट इज इन इलास्टिक, मतलब एच नॉट में रेस्पेक्ट टू हमें चेक करना है, ठीक है, ये यूनिट इलास्टिक है या नहीं। किसका कोफिशिएंट चेक करना है, यानी कि इलास्टिसिटी चेक करना, तो कोफिशिएंट ही तो इलास्टिसिटी होती है। स्टॉक प्राइसेस विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, आउटपुट बोले तो आउटपुट को वाईटी से किया है, तो वाईटी के कोफिशिएंट को चेक करना है, यानी कि 0.65 को चेक करना है। समझ में आ गई बात? तो चलो करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में एच नॉट हम लोग बनाएंगे β2 इज इक्वल टू 1। इसमें हम लोगों ने मान लिया यूनिट इलास्टिक, और इन्होंने बोला है वर्सेस इन इलास्टिक, तो β2 इज लेस देन 1 इन इलास्टिक। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। क्या यूज करेंगे? लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। अब टी कैलकुलेटेड निकालेंगे, तो टी कैलकुलेटेड निकालेंगे तो उसका नंबर क्या है देखना जरा, वाई टी के कोफिशिएंट का। इसको अगर हम लोग β0 बोलते हैं, इसको अगर β1 बोलते हैं, इसको अगर β2 बोलते हैं, तो β2 है, तो β2 वर्ड यूज कर ही रहे हैं उसके लिए, तो β2 हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ β2 हैट अपॉन स्टैंडर्ड एरर पैरेंथेसिस में दिया हुआ है, तो β2 की वैल्यू थी 0.65 माइनस, ये तो हम लोग हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू यूज करते हैं ना, नल वाली, -1 अपॉन स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है। मैंने लिखा नहीं था इसलिए मुझे उस पेज पे जाना पड़ेगा, पेपर पे जाना पड़ेगा। तो बच्चे स्टैंडर्ड एरर पैरेंथेसिस में है, और हम लोग देख सकते हैं स्टैंडर्ड एरर दिख रहा है मुझे, वो है 0.12 दिख रहा है आपको वाईटी के नीचे, उसी को यूज कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.12। पूरा सॉल्व करोगे आप लोग तो -2.92 मैंने सॉल्व कर रखा है इसलिए लिख दिया। ये तो टी कैलकुलेटेड हो गया। अब टी क्रिटिकल निकालना है, तो टी क्रिटिकल निकालना है तो अल्फा गिवन होता है हमें, अल्फा गिवन है 1% शायद दिया हुआ था कि कितना, देखना जरा, 1% दिया हुआ है। अल्फा नहीं दिया रहता है तो स्टैंडर्ड में हम लोग 0.05 लेते हैं, दिया हुआ है तब तो उसी को यूज करना ना, 0.01, और 1 टिल है तो सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा। ऐसा डायग्राम जब बनेगा तो सारा का सारा कहाँ होगा, रिजेक्शन रीजन इधर ही होगा, 0.01। न्यू कितना होगा, n-k, यानी 120 मंथ में से 5 घटा दिया 115। अब टी क्रिटिकल देखा हम लोगों ने, तो टी क्रिटिकल आ गया 2.33, ठीक है, तो इधर साइड है इसलिए -2.33 लगा देंगे हम लोग। टी क्रिटिकल आ गया। अब हमारा कितना आया है, -2.92। अब डिसीजन लेना है, क्या लें डिसीजन बताओ, -2.92 तो इधर ही जाएगा ना, -2.92, सो एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड। लिखेंगे, एक लाइन लिखते हैं, सिंस आवर टी कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट लाइज इन द रिजेक्शन रीजन, सो एच नॉट इज रिजेक्टेड। एच नॉट इज रिजेक्टेड, और एच नॉट में हम लोगों ने क्या माना था, यूनिट इलास्टिक है, इसका मतलब क्या है, ये इन इलास्टिक है, so it is inelastic। कौन सा, स्टॉक प्राइस इज inelastic, स्टॉक प्राइस इज inelastic टू किसके लिए inelastic है, टू वाईटी। वाईटी क्या था हमारा, inelastic वर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट है, विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, तो inelastic टू आउटपुट। समझ में आ गई बात? और भी पार्ट्स हैं उसके, क्या देखें जरा, 2 का 2 तो कर लिया, 3, हाँ 2 का थर्ड है, डिस्क्राइब अ टेस्ट टू शो नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग। यानी ये उन दोनों की बात कर रहे हैं, आरटी और एमटी की बात कर रहे हैं कि उनके कोफिशिएंट में कोई डिफरेंस नहीं है, इसको चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं बच्चे, दो कोफिशिएंट का हम लोग टी टेस्ट भी लगा सकते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में टी टेस्ट कैसे लगाएंगे तो ध्यान दो जरा,
एच नॉट, उन दोनों के कोफिशिएंट का नंबर अगर आप देखोगे तो बीटा 3 और बीटा 4 आ जाएगा। तो हम लोगों ने नल में मान लिया कि दोनों में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, यानी अभी सैंपल में दिख रहा है, हो सकता है पॉपुलेशन में ना हो। उसका जस्ट अपोजिट हमने ऑल्टरनेट में मान लिया कि बीटा 3 माइनस बीटा 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 टिल्ड लगेगा। ये तो बात क्लियर हो गई। और टी टेस्ट ही सिंपल सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। अब देखो टी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो बीटा 3 हैट जो सैंपल वाली वैल्यू है, दोनों के डिफरेंस में से एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस करेंगे और नीचे में आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 3 हैट माइनस बीटा 4 हैट। तो टी जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताना, बीटा 3 हैट माइनस बीटा 4 हैट की वैल्यू क्या है, तो वो तो सैंपल से देखना पड़ेगा ना हमें। मॉडल में क्या दे रखा है, तो बीटा 3 और बीटा 4 का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, देखो तो एल एन आर टी का दे रखा है 0.34 और इसका दे रखा है माइनस 0.32, तो दोनों को यूज करेंगे। तो ये आ गया, क्या मैंने सही बोला, एक मिनट देख लेते हैं। आर टी और एम टी का देखना है ना, आउटपुट वाले का थोड़ी देखना है। एक बार फिर से मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। थर्ड पार्ट किसका किसका देखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। अच्छा ठीक है, सही थे हम लोग। तो इन दोनों को देखना है, इसको और इसको देखना है। तो 0.34 यहां पर आ गया, 0.34 माइनस कितना, माइनस 0.32 और हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू तो यहाँ पर 0 ही है, तो 0 कर देंगे। और नीचे स्टैंडर्ड एरर आएगा। स्टैंडर्ड एरर क्या कैसे लिखा जाता है, तो आपको पता है वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y माइनस 2 इंटू को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई। तो ये तो अननोन है, को वेरिएंस तो दिया नहीं है, वेरिएंस तो दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर देंगे वेरिएंस ऑफ बीटा 3 हैट प्लस वेरिएंस ऑफ बीटा 4 हैट माइनस 2 इंटू को वेरिएंस ऑफ बीटा 3 हैट बीटा 4 हैट। तो उस हिसाब से ये आ जाएगा 0.34 प्लस 0.32 माइनस समथिंग अपॉन में वेरिएंस तो चलो दिया हुआ है 0. कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है, तो उसका हम लोग वेरिएंस कर देंगे 0.24 का स्क्वायर प्लस 1.07 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर अननोन है इसलिए इसको अभी यहीं पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि कोई वैल्यू तो आ नहीं रही है। अब इफ अगर ये दिया होता तो इफ कैलकुलेटेड टी लाइज इन द रिजेक्शन रीजन, सपोज करो लाइज इन रिजेक्शन रीजन, क्योंकि क्रिटिकल टी तो हमारे पास होगा ना, क्रिटिकल टी तो नहीं आ जाएगा, टी क्रिटिकल आ जाएगा अल्फा और न्यू पे, निकाल ही लेंगे हम लोग। सो एच नॉट इज रिजेक्टेड। अगर एच नॉट रिजेक्ट हो गया इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम नहीं होंगे पॉपुलेशन में। अगर एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है सो देयर इज नो डिफरेंस, सॉरी there is significantly difference between the two. नो डिफरेंस वाला तो हम लोगों ने नल बनाया था ना between the two। दूसरा मेथड भी आप लगा सकते हो, एफ टेस्ट भी लगा सकते हो, हम लोगों ने एफ टेस्ट भी इसके लिए पढ़ा हुआ है। अदर मेथड सिर्फ 2 कोफिशिएंट होते हैं ना तो टी से भी काम चल जाता है, लेकिन उसमें फिर हमें कोवेरिएंस की जरूरत पड़ जाती है। एफ टेस्ट वाले में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पूरा आप लिख सकते हो। एफ टेस्ट का स्टेप्स क्या हो जाएगा, पहला है run the original regression, to get unrestricted, वैसे वो दिया हुआ है आर स्क्वायर, अनरिस्ट्रिक्टेड रेसिड्यूअल सम ऑफ स्क्वायर्स, दैट इज RSSUR। RSS दिया हुआ है बच्चे 1.24, ओरिजिनल को हमने रिग्रेस करा दिया। अब दूसरा है लेट बीटा 3 इज इक्वल टू बीटा 4 एंड सब्सटीट्यूट इनटू
सब्सटीट्यूट इनटू द मॉडल, और अब इसको बना देंगे रिस्ट्रिक्टेड मॉडल, क्योंकि एक इंटरसेप्ट कम हो जाएगा ना, सॉरी एक स्लोप कम हो जाएगा, इनटू द मॉडल एंड गेट रेस्ट्रिक्टेड मॉडल, गेट रेस्ट्रिक्टेड मॉडल। ठीक है, तो अब मॉडल कैसा दिखेगा, तो ln st इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 ln pt। स्टेप्स ही हमें लिखने हैं ना टेस्ट का। मॉडल अब हम कहाँ से रन कराएं जब हमारे पास डेटा नहीं है, तो यानी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रही है बात। प्लस ln mt, दोनों का कोफिशिएंट 1 हो गया तो कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जब ऐसे कर दिया और फिर इसमें मिलेगा हमें RSSR, रेस्ट्रिक्टेड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से F कैलकुलेटेड निकलता है नेक्स्ट स्टेप में। F कैलकुलेटेड का फॉर्मूला होता है RSSR रेस्ट्रिक्टेड माइनस अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड जिसमें इक्वल कर दिया और अनरिस्ट्रिक्टेड जिसमें डिफरेंट रखा है, बाय RSS अनरिस्ट्रिक्टेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 115, ये कैलकुलेटेड आ जाएगा। फिर एक हम लोग F क्रिटिकल निकालेंगे, वो आपको पता ही है, अल्फा न्यू1 न्यू2 से निकलता है। न्यू1 क्या हो जाता है K-1, न्यू2 क्या हो जाता है N-K, निकाल लोगे। उसके बाद से इफ फिर वही है, रिजेक्शन रीजन लगा देंगे। अगर ऐसा कुछ आ जाता है, ये है F क्रिटिकल, और इससे ज़्यादा अगर आ जाता है F कैलकुलेटेड, देन H0 इज रिजेक्टेड। और अगर H0 रिजेक्ट हो गया, अच्छा तो इसमें H0 तो मैंने बनाया ही नहीं था, आप H0 कहीं स्टार्टिंग में लिख लो। H0 जो होता है वो बीटा 3 माइनस बीटा 4 इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों सेम है। और इसमें हम लोग मान लेते हैं बीटा 3 माइनस बीटा 4 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया H0 इज रिजेक्टेड। अगर H0 रिजेक्ट हो गया, सो बोथ आर डिफरेंट, समझ में आ गई बात। दोनों का कोफिशिएंट जो है वो पॉपुलेशन में डिफरेंट होगा। तो ये हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 में यही बस 3 पार्ट ही थे। टोटल कितने क्वेश्चन हैं, तो टोटल हैं आपके, जस्ट अ मिनट, 7 क्वेश्चंस हैं, तभी तो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन बोला था ना। तो एक और कर लेते हैं 3, और फिर बाकी के 4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको भी जरा हम शो कर दें। एन इन्वेस्टिगेटर एस्टिमेटेड, ठीक है। 3 में A और B दोनों है। देखो, एन इन्वेस्टिगेटर एस्टिमेटेड द फॉलोइंग डिमांड फंक्शन फॉर कार्स इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ कार्स X2 क्या है, प्राइस ऑफ कार है, कहीं लिख लो अपने नोटबुक में। कंज्यूमर इनकम X3 इज इनकम, लिख लिया। यूजिंग क्वार्टरली डेटा फ्रॉम 2000 टू 2019। अब कितने ईयर का डेटा हमारे पास है, यहाँ पे n की जरूरत पड़ती है बच्चे आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए, तो n पहले डिसाइड कर लो ना। 19 साल उधर हो गए, 2000 का भी डेटा है, तो 20 साल हो गए। 20 साल में कितने क्वार्टर होंगे, एक साल में 4 होते हैं, तो 80 क्वार्टर्स हो गए। और मॉडल ये रहा। आर दी फर्स्ट पार्ट में, ए के फर्स्ट पार्ट में पूछा, आर द पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, डू यू थिंक देयर कुड बी अ प्रॉब्लम विद द अबव रिग्रेशन। चलो पहले इस पार्ट को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। उसमें मॉडल हमें दिया हुआ है y i इज इक्वल टू 145.37 माइनस 2.7975 x2i। x2i इज प्राइस, आप ध्यान में रखना, 1 x3i। तो और स्टैंडर्ड एरर भी दिया हुआ है 120.06, here is 0.8122 and here is 0.4003, r square is equal to 0.9778। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि आर दी पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है, वो सब तो करेंगे, पहले कहीं भूल ना जाएं, ये प्राइस है, ये डिमांड ऑफ कार है, और ये हमारा इनकम है। फर्स्ट पार्ट में पूछा आर दी पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब ये और ये, तो सबको चेक करेंगे। तो इसके लिए जो होता है पार्शियली के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टी टेस्ट यूज करते हैं। वी अप्लाई इंडिविजुअल टी टेस्ट,
वी अप्लाई इंडिविजुअल टी टेस्ट, दोनों पे लगाएंगे इंडिविजुअल टी टेस्ट। एक तरफ मानेंगे एच नॉट बीटा 2 इज इक्वल टू 0, एक तरफ मान लेंगे एच नॉट बीटा 3 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे रहे हैं बीटा नॉट, नहीं बीटा 1 ही नाम दे रहे हैं, तभी तो इसको बीटा 2 कह रहे हैं और इसको बीटा 3 कह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपनी मर्जी के ऊपर है। लेकिन आप लिख देना कि बीटा 1 से आप स्टार्ट कर रहे हो या बीटा नॉट से स्टार्ट कर रहे हो। दोनों को साथ ही साथ हम लोग रन करवा देंगे। एच ए बीटा 2 लेस देन 0, एच ए। अब देखो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि नेगेटिव होगा। प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ता है या कम होता है? कम होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम लोगों ने लेस देन 0 माना। अगर हमारी नॉलेज अच्छी है तो हम उसको 1 टेल में करके ही चेक करते हैं। नॉलेज अच्छी नहीं है तो फिर आप 2 टेल भी कर सकते हो, लेकिन 1 टेल बेटर अप्रोच है। अब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ कार भी बढ़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर इसको पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर राइट टेल टेस्ट लगाएंगे। ये हम अपने नॉलेज से लिख सकते हैं। आप एक लाइन लिख सकते हो कि सिंस विथ इंक्रीज इन इनकम डिमांड ऑफ कार इंक्रीजेज, सो वी आर कंसिडरिंग बीटा 3 टू बी पॉजिटिव। और यहाँ पर क्यों आप नेगेटिव ले रहे हो, यहाँ पर भी आप अपना लिख दोगे, यहाँ पर भी आप अपना लिख दोगे कि क्यों ले रहे हो। इसमें लेफ्ट टेल टेस्ट लगाएंगे, दोनों में अलग अलग लगाएंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है, टी कैलकुलेटेड निकालेंगे। टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B2 माइनस बीटा 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ B2। B2 कितना है, माइनस 2.7975 माइनस 0 अपॉन स्टैंडर्ड एरर इज 0.8122। वैसे ही यहाँ पर टी कैलकुलेटेड जब निकालेंगे तो दिस वन माइनस 0.3191 माइनस 0 अपॉन 0.4003, दोनों की वैल्यू निकाल ली होगी आपने, बताओ। माइनस 3.44 आ रहा है और इधर आ रहा है 0.79715, यह माइनस में आ रहा है ना। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अच्छा दोनों ही माइनस में आ रहे हैं, ठीक है। अब टी क्रिटिकल निकालने की बारी आ रही है, तो टी क्रिटिकल निकालेंगे तो अल्फा कितना है, नहीं दिया हुआ है या दिया हुआ है? एक मिनट मुझे क्वेश्चन में देखने दो, नहीं दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड में हम लोग 0.05 ही लेते हैं। और न्यू कितना हो गया, मैंने आपको बताया था कि डेटा कितना है, 80 है ना शायद। कितने थे, 20 साल थे और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 80 हो गए। और हैं कितने, तो 3 हैं, 1 2 3, तो -3 करेंगे। 80 - 3 यानी कि 77। तो 77 तो आपका टी टेबल में नहीं मैच करेगा, तो इसको राउंड डाउन करके ये एक ये आपके उसमें बुक में, डिवोर बुक में भी दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ है कि राउंड डाउन टू 70। कभी भी ऊपर वाली वैल्यू नहीं देखते, नीचे वाली देखते हैं। तो टी हम देखेंगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा इधर 70 और इधर होगा 0.05। इसमें आपको मिल जाएगा वैल्यू, कितना मिलेगा, 1.667। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये लेफ्ट टेल्ड है या राइट टेल्ड है, लेफ्ट टेल्ड है, तो सारा का सारा 0.05 इस साइड में कॉन्सेंट्रेटेड होगा। दिस वन इज -1.667 और इधर में सिनेरियो उल्टा होगा, इधर आ गया, इधर 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 1.667 सारा राइट हैंड साइड पे चला गया। अब बताओ इधर कैलकुलेटेड कितना आया है, -3.44। -3.44 lies on this side, so H0 is rejected। H0 rejected हो गया, so क्या हो गया बताओ, बीटा 2 जो है वो नेगेटिव ही होगा इंडिविजुअली, मतलब बीटा 2 इज सिग्निफिकेंट। बीटा 2 किसका कोफिशिएंट था, प्राइस का, सो प्राइस इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब इधर आते हैं, यहाँ पर हमारा कितना आया, ये तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इधर कहीं होगा -0 पॉइंट कितना आया था, 79715, 0.79715। तो H0 इज नॉट रिजेक्टेड। नॉट रिजेक्टेड इसका मतलब है सो इनकम इज इनसिग्निफिकेंट, इनकम इज इनसिग्निफिकेंट। लेकिन अरे ये क्या आ रहा है, इनकम कभी सुना है इनसिग्निफिकेंट होगा डिमांड के लिए? डिमांड तो इनकम से हाईली कोरिलेटेड होता है। तो तभी इन्होंने कुछ और भी पूछा है, क्वेश्चन पे आपने ध्यान नहीं दिया, एक बार देखना जरा क्वेश्चन। डू यू थिंक देयर कुड बी अ प्रॉब्लम विद वेव ऑफ रिग्रेशन?
बिल्कुल, प्रॉब्लम तो अराइज होगा ही ना। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मल्टी कोलिनियरिटी में कि वेरी फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशियोज। तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट आ गया, एक इनसिग्निफिकेंट आ गया, विच इज सेंसलेस, नॉट इकोनॉमिक सेंस, नो इकोनॉमिक सेंस। कुछ ऐसा आ रहा है अगर, तो डैट मे बी ड्यू टू मल्टी कोलिनियरिटी। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि देयर इज अ प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है कि बीटा 3 होना चाहिए था पॉजिटिव, बट इज बीटा 3 नेगेटिव। it should be positive but here practically beta 3 is negative, so unexpected sign। आप इसको पूरा अच्छे से लैंग्वेज में लिखना, अभी तो हम बस आपको समझा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड साइन, मेरे लैंग्वेज पे ध्यान मत देना। सो एंड आर स्क्वायर इज ऑल्सो हाई। आर स्क्वायर कितना है इस मॉडल का? आर स्क्वायर इज 0.9778, 97% है। आर स्क्वायर इज वेरी हाई, ये हमने चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है कि वेरी हाई आर स्क्वायर एंड वेरी फ्यू टी सिग्निफिकेंट रेशियोज। सो देयर इज प्रॉब्लम ऑफ, देयर कैन बी प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी, प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। What are the consequences of the problem detected in part 1 of the question above? तो consequences of multicollinearity मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो एक आप पार्ट 2 डन इन क्लास, आप डन इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में कॉन्सिक्वेंसेज देख करके उसमें जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं उसको आपको लिख देना है। मैंने कहा ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, देखो आगे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, अब है बी पार्ट, 3 का बी पार्ट। शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड एज द स्क्वायर्ड कोरिलेशन बिटवीन एक्चुअल y values and the y values estimated from the regression model। मतलब एक्चुअल y और y hat की बात हो रही है, where y is the dependent variable। मतलब r स्क्वायर जो है, जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है पूरे मॉडल का, वो कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा। और किसके किसके बीच का कोरिलेशन? तो पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन y एंड, पार्शियल नहीं बोलेंगे, मतलब 2 वेरिएबल कोरिलेशन बिटवीन y एंड y हैट, ये हमें शो करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो बताते हैं कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बी में टू शो, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ना काम करना पड़ेगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कोरिलेशन y हैट इसका स्क्वायर। तो बेसिक्स वही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी बेसिक्स को अगर अप्लाई करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। बाय OLS प्रॉपर्टीज, ये मैंने चैप्टर 2 में आपको पढ़ाया है कि y हैट का जो मीन होगा वही y मीन होता है, डन इन चैप्टर 2। तो आप सीधा इसको लिख सकते हो, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि बाय OLS प्रॉपर्टीज वी नो दैट सैंपल मीन मतलब एस्टिमेटेड मीन इज इक्वल टू y मीन। EI क्या होता है बताना? YI माइनस YI हैट। EI क्या हो जाता है? समेशन 0। इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। EIXI ये सब OLS में हम लोगों ने पढ़ा हुआ। ये फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन से आता था, ये सेकंड नॉर्मल इक्वेशन से आता था, फिर ये हमने प्रूव किया था कि EIYI हैट भी 0 होगा, सब कुछ किया हुआ है। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, किसके किसके बीच में कोरिलेशन निकालना, y और y हैट के बीच में। तो YI माइनस Y मीन इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, YI हैट माइनस Y मीन और प्लस EI। जरा समझो, प्लस EI क्यों? क्योंकि YI इज इक्वल टू YI हैट प्लस EI होता है। तो मैंने YI की जगह पे YI हैट प्लस EI डाल दिया, तो मीन को इसके साथ ले लिया। अच्छा होता वैसे ही पूरा, चलो कंफ्यूज क्यों करना। YI की जगह पे YI हैट प्लस EI डाल दिया माइनस Y मीन। आगे बढ़े तो YI हैट माइनस Y मीन को एक साथ कर लिया। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोरिलेशन निकालना है ना, इसलिए इनको साथ में रखना जरूरी है। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ESS बाई TSS। तो ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन किसके किसके बीच में?
तो वाई आई हैट माइनस वाई मीन का स्क्वायर कर देंगे और नीचे में समेशन वाई आई माइनस टी एस एस वाई का क्या हो जाता है, वाई आई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। इसके लिए आपको चैप्टर 4 पढ़ना चाहिए। तो ये आ गया हमारा आर स्क्वायर। इसको आप कहीं पे स्टोर कर लो क्योंकि यही प्रूव करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, तो 2 में भी लाएंगे। नाउ सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है किसके किसके बीच में, ये तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकला है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूरे मॉडल का निकलता है। और सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो आर वाई वाई हैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आपको, आर एक्स वाई का फॉर्मूला याद है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन इंटू वाई माइनस वाई मीन अपॉन रूट अंडर समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, फिर रूट अंडर समेशन वाई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। तो वही यहाँ पर कर रहे हैं। तो y और y हैट है ना, इस बार x और y तो है नहीं, तो y माइनस वाई मीन, फिर y हैट का करेंगे, y हैट माइनस y हैट का मीन भी y मीन ही होता है। समझ में आ रही है बात, वही OLS वाली प्रॉपर्टी यूज कर दी। अब समेशन वाई आई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर, फिर समेशन वाई आई हैट माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। ये आप साइड में लिख देना एज वाई हैट का मीन इज इक्वल टू वाई मीन, ठीक है। अब यहाँ देखो y माइनस वाई हैट, इसको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, y माइनस वाई मीन को लिख सकते हैं दिस, इन दोनों का सम, उसी को यूज करने जा रहे हैं। वाई आई हैट माइनस वाई मीन प्लस ई आई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इधर है वाई आई हैट माइनस वाई मीन, नीचे में तो अपना कैरी ऑन होता रहेगा, समेशन वाई आई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर, फिर समेशन वाई आई हैट माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। अब ऊपर में देखो, एक टर्म आप इसको मानोगे, एक टर्म इसको मानोगे, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके फिर सम करना है। तो क्या आ जाएगा, समेशन वाई आई हैट माइनस वाई मीन इंटू, ये सेम ही है ना ये दोनों, तो होल स्क्वायर कर दें, और प्लस समेशन वाई हैट माइनस वाई मीन ई आई, अपॉन में क्या आ गया, जो है वो तो कंटिन्यू करेगा ही, वाई आई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर, फिर समेशन में वाई आई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऊपर में ये तो रहेगा वाई आई हैट माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर समेशन, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अभी तो हम लोगों ने एक OLS की प्रॉपर्टी लिखी थी ना कि ई आई और वाई आई हैट क्या हो जाता है, जीरो। तो ध्यान से सुन लो क्योंकि फिर उतना बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। जब ई आई को इसके साथ करोगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, जब ई आई को मीन के साथ करोगे तो मीन बाहर में आ जाएगा समेशन ई आई, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो दोनों के साथ ही जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही तो साइड में लिख लो, वाई आई हैट माइनस वाई मीन इंटू ई आई जब करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन वाई आई हैट ई आई। इसलिए हम लोग ना बहुत सारा समेशन वगैरह वाला प्रॉपर्टीज प्रूव कराते हैं ताकि बच्चों को ना हैबिट बना रहे कि कहाँ पर क्या करना है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, ये भी जीरो होता है, और यहाँ पर वाई मीन बाहर आ गया समेशन ई आई जीरो, तो जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ऊपर में तो जीरो आ गया। अब नीचे में आ गया समेशन वाई आई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर, और इधर आ गया वाई आई हैट माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। अब गौर से देखो, गौर से देखो, तो ऊपर में होल स्क्वायर है और नीचे में भी होल स्क्वायर है, लेकिन अंडर रूट है। ये रूट के अंदर में है और समेशन के अंदर में है होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि ऊपर में है समेशन वाई आई हैट माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर का सम, और नीचे में है अंडर रूट समेशन वाई आई हैट माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर का सम। तो नीचे में अंडर रूट है और ऊपर में क्या है, होल स्क्वायर है।
अच्छा, होल स्क्वायर का भी अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये तो आर निकाल रहे थे ना वाई वाई हैट का, अब आर स्क्वायर कर दो वाई वाई हैट का। तो सुनो जरा, अब तो काम आसान हो गया। स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा समेशन वाई आई हैट माइनस वाई मीन का स्क्वायर, और फिर पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे से ये अंडर रूट हट जाएगा, वाई आई माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर समेशन वाई आई हैट माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर। तो देखो ना, अंदर में वही चीज़ है, ये दोनों सेम ही तो है, इसका बेस और ये पूरी चीज़ कैंसिल, तो पावर 1 बच जाएगा। तो ऊपर में बच गया वाई आई हैट माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर, और नीचे में बच गया वाई आई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर। ये क्या है बताओ? तो यही तो था। अब सिंस 1 इज इक्वल टू 2, सो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाई इंटू वाई हैट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब कुछ आपको आता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में नहीं किया हुआ है, तो कुछ चीज़ें तो देंगे, 5% तो ऐसी चीज़ें देंगे जो कि एक्सपेरिमेंटल होगा, लेकिन इसमें एक एक चीज़ जो हमने अप्लाई किया सब कुछ क्लास में किया हुआ है। OLS के सारे डेरिवेशंस किए हुए हैं, आर स्क्वायर भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, आप आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। तो ये हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो मेरे ख्याल से अभी के क्लास में इतना एनफ है। तो 2025 पेपर का अब सब कुछ हम लोग क्लास 2 में कंटिन्यू करेंगे, आगे के क्वेश्चंस 2025 पेपर, और क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इकोनोमेट्रिक्स। ये इकोनोमेट्रिक्स की 2025 पेपर की सेकेंड क्लास होगी, क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। तो अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।